हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का VSM क्लासेस में। और हम कर रहे हैं क्लास 9th के फिज़िक्स, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन मूविंग स्टेट में है, तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। इट मीन्स, एक बार देखिए आप, सेकंड लॉ को हम फर्स्ट लॉ की हेल्प से ही समझ रहे हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। हमने जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये मोशन में नहीं आ सकता। मान लो हमने कोई फोर्स अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में ले आए, तो अब इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेट्स से v। तो चेंज इन वेलोसिटी आया है। वेलोसिटी में क्या हुआ? चेंज हुआ। पहले 0 थी, फिर v है, कुछ टाइम में हुआ होगा। तो चेंज वेलोसिटी में चेंज अगर हुआ, इट मीन्स क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जिन ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन है वहाँ पे फोर्स है, कुछ ना कुछ फोर्स है। इसी वजह से मोशन, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेशन अब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। नेगेटिव को हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसको हमें रेस्ट में लाना हो तो हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा और उसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन से। अब एक एग्ज़ाम्पल देखिए आप। मान लो कि आपके पास एक जो बच्चों के खेलने वाली बॉल नहीं होती, बैट बॉल आते हैं, छोटी छोटी हल्की हल्की बॉल्स होती हैं। मान लो कोई वो बॉल है आपके पास, वो बॉल आपने किसी को फेंक के मारी, तो क्या उसको इंजरी हो सकती है? क्या चोट लगने के चांसेस हैं? नहीं, बहुत ही कम चांस है, कोई चोट नहीं आएगी। सेकंड आप ले लो कि जो क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोस्को बोलते हैं ना, कोस्को वाली बॉल, क्या शायद कोस्को ही बोलते थे बचपन में। तो वो एक, मान लो क्रिकेट वाली बॉल ले ली आपने, तो वो अगर आप किसी को फेंक के मारो या फिर वो किसी को हिट कर जाए तो हो सकता है उससे उसको चोट लग जाए। सम चांसेस हैं चोट लगने के, हो सकता है ना भी लगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि चोट लगेगी, हो सकता है ना भी लगे। अब एक और, आप किसी को एक ईंट मारो, फेंक के ईंट मारोगे तो पक्का उसका सिर खुल जाएगा। चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, यहाँ पे चोट लग जाएगी। ये आप करके देख लेना चाहिए। ये ईंट वाला मत करना भाई, ये मत ट्राई करना, ये मैंने आपको बता दिया ऐसा ही होता है। इस इनमें क्या है, ये आप करके देख लेना चाहिए। इसमें चांसेस हैं चोट लगने के और इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है चोट लगने के। तो अब एक और देखो आप, ये ईंट वाला एक्सपेरिमेंट मत कर देना, कहीं पता चलेगी सिर खोल के आगे किसी का। एक और आप एग्जांपल देखो कि एक ट्रक है, ये मान लो ट्रक है, एक साइकिल है। ये साइकिल ड्रॉ करनी अभी तक नहीं आई ये मुझे, चलो कोई बात नहीं। मान लो ये साइकिल है, ट्रक की स्पीड मान लो कि बहुत ही, दोनों की सेम स्पीड है। मान लो इसकी भी v है, इसकी भी v है, दोनों की सेम स्पीड है और बहुत ही कम है। तो क्या साइकिल के आगे अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको चोट लगने के चांसेस कितने हैं? इतनी चोट लग सकती है आपको कि आप गिर सकते हो, आपको थोड़ी बहुत ऊपर की इंजरी, स्किन वगैरह की थोड़ी बहुत इंजरी आ जाए। ऐसे तो नहीं हड्डियाँ टूट जाएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो साइकिल से क्या है, चोट लगने के चांसेस कम है, लेस चांसेस हैं। और एक ट्रक की स्पीड चाहे बहुत ही कम हो, चाहे 1 मीटर पर सेकंड हो, चाहे इससे भी कम हो, उसके आगे खड़े हो जाओगे, पापड़ बन जाएगा आपका अगर टायर के नीचे आ गए तो। ट्रक से तो बचने के कोई चांसेस नहीं है अगर उसके आगे खड़े हो गए तो, चाहे इसकी स्पीड कितनी भी कम क्यों ना हो। तो ट्रक से हमारे चांसेस क्या है, 100% है कि चोट लगेगी। जो बॉडी पार्ट ट्रक के नीचे आ गया उसका तो आम पापड़ बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा है, मतलब ये देखो, ये इसका अप्रोक्स वजन क्या होगा, 10-12 किलोग्राम।
इसका क्या मान लो कि 500 किलोग्राम, इसका हो सकता है भाई 1/2 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, इनके भी कुछ ग्राम्स में वेट हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा जो वेट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके इफ़ेक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा नॉर्मल बच्चों के खेलने वाली बॉल से। वहीं अगर आप क्रिकेट बॉल का इस्तेमाल करोगे तो उससे चोट लगने के चांसेस हैं। वहीं ईंट पत्थर जिसमें और भी ज़्यादा वजन होता है उससे तो पक्का चोट लगी जाएगी। ट्राई मत कर लेना, ये कहीं कर दो ट्राई। और ट्रक के भी आगे खड़े मत हो जाना, पापड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्रक वाला भी एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना। तो ट्रक भी क्या है, ट्रक का वजन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तो बहुत ही कम चांस है बचने के। साइकिल का वजन और कम है तो साइकिल से थोड़े से कम चांस हैं चोट लगने के या फिर उसका इफ़ेक्ट आने के। तो जैसे जैसे हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि जैसे जैसे जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होता है, जिन ऑब्जेक्ट्स का वज़न ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं कंपैरिजन टू जिनका वज़न कम होता है। अब एक और एग्जांपल देखो कि एक बुलेट है, गोली, कितना वज़न होगा गोली का? वज़न कुछ ग्राम्स में ही होगा, किलोग्राम में तो होगा नहीं। मान लो कि 0.1 ग्राम है या फिर 0.2 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, 0.1 किलो मतलब 200-300 ग्राम वज़न मान लो, इतना ही वज़न हो सकता है एक बुलेट का। गोली मार दो किसी को, फायर कर दी, क्या बच जाएगा बंदा? अगर लग गई तो वहीं पे काम तमाम। ये भी एक्सपेरिमेंट करने में तो लग जाना। तो लेकिन बुलेट का वज़न तो बहुत ही कम है ट्रक के कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में, ये ईंट के कंपैरिजन में वज़न बहुत कम है, इसका मास तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतना इफेक्ट कहाँ से आ गया इसमें? इतना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर दिया? अब इसको भी समझो आप कि जब तक आप गोली को किसी गन की हेल्प से फायर करते हो तब वो गोली सीधा इफेक्ट डालेगी अगले पर्सन पे, वो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अब आप बुलेट को हाथ में लो और ऐसे फेंक दो, किसी को मार दो, क्या कुछ होगा किसी को? क्या कुछ उससे इफेक्ट आने वाला है? क्या उससे चोट लग पाएगी? नहीं। वहीं आप उसी गोली को आप गन में डालो और फिर फायर करो तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बुलेट जो है, अब हमें क्या पता चला कि इसका मास तो कम है, लेकिन जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकती है मास कम होने के बावजूद। यहीं हमने ट्रक का एग्जांपल देखा कि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, चाहे अब इसकी वेलोसिटी कम हो, लेकिन इसका मास ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो हमने क्या नोटिस किया कि जिन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी ज़्यादा हो और मास ज़्यादा हो वो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स का मास कम हो और वेलोसिटी भी कम हो उनका बहुत ही नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट होता है जो काउंट भी नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों टर्म्स को मिलाकर न्यूटन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था मोमेंटम। मोमेंटम को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है और इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। एंड मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स मोमेंटम का क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? तो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन अपनी वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। तो बात आती है मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट SI यूनिट क्या होगी? मास की क्या होती है SI यूनिट? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यही SI यूनिट होगी मोमेंटम की, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम P। तो ये होगी SI यूनिट। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम किस तरीके से हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी कैसे है, किन ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम ज़्यादा होगा और किन ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कम होगा।
हमने अभी अभी कहा कि जिनका मास ज़्यादा होता है, जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो इफेक्ट क्या है अपना? मोमेंटम। देखिए जैसे कि ट्रक का वजन है 500 किलोग्राम, मास मान लिया मैंने उसका क्या है 500 किलोग्राम, वेलोसिटी मान लो उसकी बहुत ही कम है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा फिर? मास इंटू वेलोसिटी, मास 500 इंटू वेलोसिटी दैट इज़ 2, यानी कि 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका नेट मोमेंटम होगा जो कि ये अगले पर्सन में या फिर जो इसके कांटेक्ट में आएगा सामने उसमें ट्रांसफ़र कर सकती है और इतना इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं एक और एग्जांपल, एक बुलेट है, बुलेट का मास मान लो कितना मानोगे 0.1 किलोग्राम, लेकिन इसकी स्पीड क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी स्पीड मान लो आप 1000 ऑफ मीटर पर सेकंड, 10,000 मीटर पर सेकंड मान लो। इसकी स्पीड क्या है? बहुत ही ज़्यादा। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से मोमेंटम क्या आ जाएगा फिर? 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखिए जिस ट्रक की स्पीड सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड है वो भी उतना ही मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, और जिस बुलेट की स्पीड 10,000 मीटर पर सेकंड है वो भी उतना ही मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है। डिफरेंस क्या है? इसका मास ज़्यादा है, इसकी क्या है? वेलोसिटी ज़्यादा है। जिन ऑब्जेक्ट्स का मास कम हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो उनका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा। और जिनके मास कम हो और मास ज़्यादा वेलोसिटी कम हो तो भी वो उतना ही मोमेंटम प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब ये ट्रक हमारा जो 500 किलोग्राम का और ये बुलेट, ये इक्वली इफेक्ट डाल सकती है सामने वाले पर्सन पे। इन दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। मास और वेलोसिटी से मोमेंटम डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम, और वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम। जब मास और वेलोसिटी डिक्रीज़ होंगे तो हमारा मोमेंटम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या। एक टर्म फोर्स और देख लेते हैं एक बार कि फोर्स क्या है। फोर्स बेसिकली क्या है कि मोमेंटम जो है वो हमारा चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता है? देखिए पहले मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मास तो m ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट का मास मान लो आप m है, कि मास चेंज नहीं होने वाला। अब ऐसा तो नहीं ना कि एक जगह पे साइकिल खड़ी है, वहाँ पे उसका वजन है 12 किलोग्राम, चलाकर उसको मोशन में ले आया, वो चल रही है तो उसका वजन हो गया 5 किलोग्राम। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अगर 12 किलो वजन है उसका तो 12 किलो ही रहेगा। जैसे कि ट्रक में 500 किलो है तो वो चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, उसका वजन 500 किलो ही रहेगा। तो मास मान लो कोई ऑब्जेक्ट का है m, पहले वो रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? मान लो वो रेस्ट में है तो 0 होगी। बाद में वो मोशन में आ गया तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो हमने मान ली v। तो स्टार्टिंग में उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। एक बार सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए ऊपर वेक्टर सिंबल नहीं लगा रहे। तो इनिशियली उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है? 0। तो 0 से अगर आप m को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन बाद में जब वो मोशन में आ गया तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मास इंटू वेलोसिटी v ही है, हमने सीधा रख दिया। तो यहाँ पे देखिए पहले 0 था मोमेंटम, बाद में मोमेंटम की वैल्यू क्या है? mv। तो यानी कि मोमेंटम क्या है? चेंज होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या आ जाएगा? अब देखिए पहले अगर रेस्ट में है फिर मोशन में आया है वो, तो उसको रेस्ट से मोशन में आने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो वो टाइम डिवाइड बाय आप टाइम कर दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? कितने टाइम में ये इतना चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम दैट इज mv माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज mu डिवाइडेड बाय t, कि इतने टाइम में ये चेंज हुआ। तो ये हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
सेकंड अब देखिए आप इसमें एक एग्जांपल से देखिए कि मान लो कोई गाड़ी है, उसका मतलब उसकी बैटरी लो हो गई है, वो अपने आप से स्टार्ट नहीं हो रही, उसको धक्का लगाने की ज़रूरत है। मान लो कि आपने उस पर कोई फोर्स लगाया, सारे को इरेज कर देती हैं। मान लो आपने एक बार उसको धक्का लगाकर छोड़ दिया, तो क्या वो चलेगी? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ उसको कॉन्स्टेंटली उसको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, तब वो क्या है स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 20 या 30 सेकंड तक आपको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, तब हमारी गाड़ी क्या है स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जब आप एक बार उतना ही फोर्स लगाकर छोड़ देते हो तो क्या हमारी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी? नहीं। तो देखिए आपने क्या किया कि पहले वो रेस्ट में थी, बस 1 सेकंड के लिए आपने उसको मोशन में ला दिया और वो मूविंग स्टेट में आ गई, वी वेलोसिटी में आ गई, गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जब आप कुछ टाइम तक वो फोर्स लगाते हो, मोमेंटम चेंज कर रहे हो आप उसका, उसमें कुछ एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जब वो कुछ टाइम के लिए होगा तो हमारी गाड़ी क्या है स्टार्ट हो जाएगी। मान लो 30 सेकंड तक आप फोर्स लगा रहे हो, उसको धक्का लगा रहे हो और वो चल रही है, तो वो हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 थी तो मोमेंटम भी 0, बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन हो गई तो कुछ ना कुछ मोमेंटम भी मिल गया। लेकिन ये मोमेंटम इसको प्रोवाइड करते रहने के लिए हमें कुछ टाइम की ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली फोर्स क्या होगा, सिर्फ फोर्स को हम सीधा ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसमें टाइम भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इफेक्ट जस्ट एक पुश, हमने पुश किया और वो पुश हम कितनी देर तक कर रहे हैं कि उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली फोर्स क्या होगा अपना, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, कि कितने टाइम तक हमने, कितने टाइम में ये मोमेंटम एम यू से एम वी में चेंज हुआ। ये हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी करेंगे। एक बार आप देखिए सेकंड लॉ की अब स्टेटमेंट क्या बनती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum, rate of change of momentum of an object is proportional डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली लिखो आप यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, या फिर टू द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी लिख लो। इसका मतलब क्या है कि यह कह रहा है कि जो हमारा फोर्स है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी हम इसी में ही कर लेंगे। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम किस तरीके से बता सकते हैं कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, u मान लो, और उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और उसकी फाइनल वेलोसिटी मान ली क्या है, दैट इज़ v। और कितने टाइम में ये चेंज हुआ, टाइम टेकन कितना था ये प्रोसेस होने में, वो मान लो t है, और एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो वो एक्सेलरेशन मान ली a है। तो अब यहाँ से, और मास जो है ऑब्जेक्ट का, मास तो अपना m मानते हैं हम, और m ही रहेगा चाहे उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो जाए। तो देखिए इनिशियली जब u वेलोसिटी है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो वो मान लिया हमने p1 क्या हो जाएगा, मास अपना m
इनिशियल वेलोसिटी क्या, u, तो ये इनिशियल मोमेंटम। और p2 की अगर मैं बात करूँ फाइनल मोमेंटम, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v, मास क्या है अभी भी m, तो फाइनल मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा mv। अगर मैं कहूँ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम p1 से चेंज हुआ p2 में, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा p2 माइनस p1, ये किसके बराबर हो जाएगा, p2 की वैल्यू क्या है mv और माइनस p1 की वैल्यू क्या है mu। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, m को कॉमन निकाल लो, v माइनस u, तो ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, चेंज इन मोमेंटम, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या दिया है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो ये तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आया। अगर मैं रेट की बात करूं कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, कि ये कितने टाइम में चेंज हुआ है, तो ये क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे v माइनस यू, v हमारी क्या है फाइनल वेलोसिटी, u हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया v माइनस यू करने पे चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होती है एक्सेलरेशन। तो फोर्स अब हमारा क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हमारा एज इट इज़ है, और ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी एक्सेलरेशन, तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख देते हैं a। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको हम नाम देते हैं k। हमने k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया। अब इस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि फोर्स की यूनिट हमारे पास आ जाए, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI यूनिट, कि हमारे पास फोर्स की यूनिट ये आ जाए। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है k की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो कि यूनिट फोर्स प्रोड्यूस होता है, यूनिट फोर्स यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 जो भी यूनिट हम बाद में देखेंगे। मास मान लो यूनिट मास कंसीडर व्हेन यूनिट मास ऑब्जेक्ट पे यूनिट एक्सेलरेशन अप्लाइड होती है, यानी कि यूनिट मास ऑब्जेक्ट यानी कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे जब हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगाते हैं तो 1 यूनिट का फोर्स वो प्रोड्यूस करती है, यानी कि F की वैल्यू भी क्या है 1, यहाँ पे रखो, इज इक्वल टू K हमारा एज इट इज़ यूनिट मास यानी कि M की वैल्यू भी क्या हो गई 1, यूनिट एक्सेलरेशन यानी कि A की वैल्यू भी क्या हो गई 1। तो यहाँ से देखिए K 1 बराबर K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, K भी अपना क्या आ गया यूनिट। तो K की वैल्यू जब 1 आ गई तो अब हम K की वैल्यू सिंपल इसमें रख देंगे, K की जगह 1 कर दो, M इंटू A आ गया। यहाँ से फोर्स की SI यूनिट क्या आ जाएगी मास इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है फोर्स की SI यूनिट जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो अगर आपसे कोई फोर्स की SI यूनिट पूछे तो आप न्यूटन बता सकते हो, या फिर आप कह सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू रहेगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को ही हम क्या कह देते हैं न्यूटन। तो ये होती है फोर्स की यूनिट। चलिए आपको देते हैं ये एक क्वेश्चन करने के लिए, सोचना इसके बारे में थोड़ा सा कि कोई क्रिकेट खेल रहे हो मान लो आप, जब आपको कोई कैच पकड़नी होती है हम बेसिकली क्या करते हैं सीधा ऐसे तो नहीं रखते ना हाथ, जैसे ही गेंद आती है हम हाथों को नीचे की तरफ करते हैं,
जैसे ही गेंद हमारे हाथ में आती है हम हाथों को नीचे की तरफ करते हैं, तो हम नीचे की तरफ अपने हाथों को क्यों करते हैं, वहीं पे क्यों नहीं रखते? इसका रीज़न तो चलो मैं बता ही देती हूँ, आप फिर बताना कि नीचे क्यों करते हैं। ताकि अगर हम वो एक जगह पे रखेंगे तो हमें चोट लग सकती है, और जब हम नीचे करते हैं हाथों को तो हमारे चोट लगने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन ये है कि चोट लगने के चांस कम क्यों हो जाते हैं जब हम अपने हाथों को नीचे की तरफ करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये आपको करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।